हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। तो कल हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखे देखे थे, तो वो लेसन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लो। मैं सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस। कल हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस देखे थे, तो आज स्टेट के पर्च पे देख लेते हैं। क्योंकि दोनों साइड बाय साइड आप पढ़िएगा तो एक कंपैरिजन भी अच्छे से डेवलप हो पाता है और आप समझ भी पाते हो कि स्टेट के लेवल पे क्या दिया गया है और नेशनल लेवल पे क्या प्रोविजंस है। तो जैसे हमारा ह्यूमन राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दी गई है, वो भी 12 से 36 आर्टिकल के बीच में। तो उसको बरकरार रखने के लिए और वो कहीं ना कहीं हमें सप्रेस किया ना जाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना किया जाए, इसलिए वॉचडॉग के रूप में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है। लेकिन स्टेट में भी इसको बनाया गया है। तो स्टेट में क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये कैसे काम करती है, इसकी क्या फंक्शन, इसकी क्या कंपोजिशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटेक्शंस जो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की है, उसी में ये प्रोवाइड किया गया है कि ना कि सिर्फ आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना है, बट एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाना है स्टेट लेवल पर। और इसमें 25 स्टेट्स जो है अब तक ये बना चुकी है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, और ये ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशंस के थ्रू। एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस जो है इंक्वायरिंग करती है कि क्या वॉल्यूशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का और किस रिस्पेक्ट में, ओनली इन द रिस्पेक्ट जो कि सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट में है। यानी नेशनल लेवल पे आप देख रहे थे कि वो वहाँ पे हर एक लिस्ट से रिलेटेड थी, लेकिन स्टेट में आप देखोगे तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सिर्फ स्टेट लिस्ट में रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, और कंकरेंट लिस्ट भी जो आपका 7th शेड्यूल में है उससे रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें देखती है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है आपकी सेंट्रल लिस्ट के तर्ज पे देखती है। तो इसलिए इसको बनाया गया है। अब इस कमीशन की कंपोजिशन देख लेते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो भी एक सिमिलर जैसा मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें कि चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। वहीं अगर हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में देखे थे तो एक चेयरमैन थे और 4 मेंबर थे। ओके, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मेंबर है, यानी टोटल 3 है। चेयरपर्सन जो होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और मेंबर जो होते हैं वो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो सकते हैं। और मिनिमम उन्होंने 7 ईयर्स तक एक्सपीरियंस रखा है डिस्ट्रिक्ट जज के तर्ज पे। और एक पर्सन जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट के फील्ड में, तो वो लोग होते हैं। एक तो आपके चेयरमैन हो गए जो कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होनी चाहिए हाई कोर्ट के। दूसरे जो 2 मेंबर होते हैं उसमें से एक मेंबर है जो आपके सर्विंग हो, या तो रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट के, या तो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनको मिनिमम 7 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक जो इंसान होना चाहिए वो आपके स्पेशल और जिनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट के फील्ड में, वो होने चाहिए। तो इस तरीके से 3 लोग होते हैं इस कमीशन में। और ये जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन ये आपको रिकमेंडेशन देती है कमेटी, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर होते हैं इनके हेड, स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। इस केस में स्टेट जो है इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो चेयरमैन जो है काउंसिल के भी होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल के भी होते हैं, इस कमेटी के मेंबर होते हैं। सारे स्टेट में तो आप देखोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पे हेड आपको देखने को मिलेंगे चेयरमैन, और साथ ही साथ वहाँ के अपोजिशन ऑफ लीडर अपोजिशन देखने को मिलेंगे। एक सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के होते हैं और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो कंसल्टेशन आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है उस कंसर्न स्टेट की। चेयरमैन और अब मेंबर की बात करें तो ये 5 ईयर्स की टेन्योर होल्ड करते हैं, और अगर इनकी एज 70 ईयर्स हो गई तो भी। और इनके टेन्योर के बाद जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते कि वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वो फिर से कोई भी एम्प्लॉयमेंट होल्ड करे। और जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस के, वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनको हटाया भी जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अपॉइंट तो होते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन अपॉइंट और रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ना कि गवर्नर। गवर्नर को ये पावर नहीं दी गई है कि वो किसी को भी किसी के पोस्ट से हटा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट है, सिर्फ उनको पोस्ट से हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, जो सेम ग्राउंड सेम तरीके से जो कि हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को देखे थे और मेंबर को देखे थे, वो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और मेंबर इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में। कब? जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, और दूसरा कि वो इंगेज हो अपने टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पे वो दूसरी जगह से पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। थर्ड है कि वो अनफिट हो, वो अपने ऑफिस को यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए नहीं हो, उनकी माइंड और बॉडी वर्क नहीं कर रही हो। फोर्थ है कि उनकी अनसाउंड माइंड हो, और ये ऐसा कह दिया जाएगा कोर्ट के तर्ज पे, यानी कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्सन अब इस तरीके के चेयरमैन और मेंबर बनने के लायक नहीं है, उनकी माइंड जो है अनसाउंड हो चुकी है, तो उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। फिफ्थ है यहाँ पे
कि उनको कन्विक्ट किया गया हो या फिर उनको अगर जेल हो जाएगी किसी भी अपराध में तो भी उनको हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को, पर्सन को, मेंबर को, और किस ग्राउंड में, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड में, कि अगर उन्होंने कहीं मिसबिहेव की है और वो कैपेबल नहीं है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो इनकैपेसिटी है इस तरीके के टेन्योर को होल्ड करने के लिए, तो उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। और इन दिस केस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंक्वायरी के बाद ये ऐसा कर दी कि रिमूवल होना चाहिए, जो रिमूवल का कॉज है और जो एडवाइस है, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे रिमूव कर देंगे, यानी यही इसका कॉज है कि इसको रिमूव करना चाहिए, तो वो रिमूव कर देंगे चेयरमैन और पर्सन को। सैलरी अलाउंस और कुछ और कंडीशंस जो सर्विस की होती है चेयरमैन और मेंबर की, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और वो यहाँ पे वैरिड नहीं कर सकते हैं किसी भी डिसएडवांटेज के लिए उनके अपॉइंटमेंट के बाद। ओके, ये सारी जो एवो प्रोविजंस थी वो यहाँ पे उनके ऑटोनॉमी को सिक्योर करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए और इम्पार्शियलिटी के लिए ऐसा किया जाता है। अब देखते हैं इस कमीशन की फंक्शन क्या है स्टेट लेवल पे। तो ये इंक्वायरी करती है कोई भी ह्यूमन राइट की यहाँ पे वायलेशन होती है या फिर इस तरीके की पब्लिक सर्वेंट की जो वायलेशन होती है, अगर उसको नेग्लिजेंस किया गया है तो वो यहाँ पे देखती है, या तो वो स्यूमेटो होना चाहिए या तो फिर वो किसी के द्वारा पिटीशन प्रेजेंट किया गया हो, तो वो यहाँ पे इंक्वायरी करती है। साथ ही यहाँ पे इंटरवीन करती है अगर कोई भी यहाँ पे प्रोसीडिंग इन्वॉल्व होगा कि कोई भी जो यहाँ पे ह्यूमन राइट की जो वायलेशन है उसके ऊपर एलिगेशन है और कोर्ट के आगे ये पेंडिंग है, तो उसमें भी वो इंटरवीन कर सकती है। साथ ही यहाँ पे जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो जेल भी जा सकते हैं, यहाँ पे लोगों को डिटेन भी कर सकते हैं और रिकमेंडेशन के तर्ज पे। साथ ही वो रिव्यू कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर जो लीगल सेफगार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए, तो वो यहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं। साथ ही कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। साथ ही वो रिव्यू कर सकते हैं वो सारे फैक्टर जहाँ पे ये टेररिज्म का एक्ट इंक्लूड है और यहाँ पे ह्यूमन राइट के इंजॉयमेंट को यहाँ पे रोकती है और यहाँ पे रिकमेंड करती है कुछ रेमेडियल मेजर्स भी। साथ ही वो यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं इस फील्ड में रिसर्च के वर्क को भी। साथ ही वो ह्यूमन राइट की लिटरेसी को भी स्प्रेड कर सकते हैं लोगों में और अवेयरनेस फैला भी सकते हैं और सेफगार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे वो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उनके एफर्ट को भी इंकरेज कर सकते हैं अगर वो कुछ वर्क करना चाहती है ह्यूमन राइट के फील्ड में। तो उसके साथ ही यहाँ पे कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं जो कि यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, अगर वो ह्यूमन राइट के प्रमोशन के लिए नेसेसरी होगा तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इतनी सारी फंक्शंस है इस कमीशन की। वर्किंग क्या है, तो ये कमीशंस जो है यहाँ पे पावर इनको दिया गया है कि वो खुद के प्रोसीजर्स पे यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। उनकी पावर जो है वो सिविल कोर्ट तक है और उनकी प्रोसीडिंग जो है वो जुडिशियल कैरेक्टर है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कॉल कर सकते हैं और रिपोर्ट भी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और कोई और भी अथॉरिटीज़ जो कि इनके सबऑर्डिनेट है। जो कमीशन है यहाँ पे वो एम्पावर नहीं किए गए हैं कि वो कोई भी मैटर यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे अगर 1 साल के बाद वो एक्सपायरी हो जाती है तो। ओके, तो इसके साथ ही देखते हैं कि किस किस मैटर में वो जो है यहाँ पे अगर 1 साल के ईयर्स में अगर वो अक्रेंस होता है तो वो यहाँ पे क्या क्या मैटर पे देख सकते हैं। तो कमीशन से यहाँ पे कुछ स्टेप ले सकते हैं जब वो इंक्वायरी कर रहे हो कोई भी यहाँ पे मैटर को लेकर, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और अथॉरिटी को कि वो इस अगर किसी विक्टिम्स को यहाँ पे डैमेज हुआ है तो उनको कंपनसेशन देना है। ओके, वो ऐसा कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। वो यहाँ पर रिकमेंड भी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी को कि वो इस प्रोसीडिंग का इनिशिएशन भी करे, यानी वो स्टार्ट करे और यहाँ पे पता करे कि गिल्टी पब्लिक जो यहाँ पे गिल्टी पब्लिक सर्वेंट है उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पे एक्शन भी ले सकते हैं, ऐसा वो कह सकते हैं। साथ ही ये रिकमेंड भी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी को कि वो इमीडिएट ग्रांट भी दे जो भी यहाँ पे विक्टिम है उनकी इमीडिएट रिलीफ के लिए। साथ ही वो अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या स्टेट हाई कोर्ट को जो भी नेसेसरी डायरेक्शंस देना होगा, ऑर्डर देना होगा या रीट इशू करानी होगी। इन सब के ऊपर ये क्लियर है कि जो फंक्शन है कमीशन का वो यहाँ पे रिकमेंडेटरी इन नेचर है। यहाँ पे उनको कोई भी पावर नहीं दिया गया है कि अगर ह्यूमन राइट का यहाँ पे वायलेशन होता है तो वो यहाँ पे पनिश करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही वो अवॉर्ड कर सकते हैं किसी भी रिलीफ के लिए, जैसे कि मॉनेटरी रिलीफ हो गया, विक्टिम को मॉनेटरी रिलीफ वो डायरेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी को वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं कि वो मॉनेटरी रिलीफ दे दे। साथ ही वो रिकमेंड जो वो करते हैं वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही कोई अथॉरिटी में, वो मान भी सकते नहीं भी मान सकते। जो कमीशन है वो अपनी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी और ये जो रिपोर्ट है ना ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाती है और यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एक्शन लिया जाता है जो भी कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है और रीज़न भी मांगा जाता है कि इस तरीके के रिकमेंडेशन को स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। ओके, अब देखते हैं ह्यूमन राइट कोर्ट। जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का वो एक प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट कोर्ट भी होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में
जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो सके, यानी ह्यूमन राइट का जो वायलेशन हो रहा है उनको जल्द से जल्द इसे जस्टिस दिया जाए और ये केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। तो कोर्ट यहाँ पे सेटअप किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के तर्ज पर, और ओनली यहाँ पे जब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है तो उनके साथ ही यहाँ पे सेटअप किया जाता है। हर एक ह्यूमन राइट कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई करती है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एडवोकेट को यहाँ पे अपॉइंट करती है एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तर्ज पे। ओके, तो गाइस ये रही पूरी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, ये लेसन यहीं पे एंड हो जाती है। ओके, तो अब आगे हम लोग देखते हैं CIC के बारे में, क्योंकि ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आप देखे थे कि ये सारी टॉपिक न्यूज़ में थी, CIC, CBC और CBI हो गई, तो ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा टॉपिक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी। ओके, तो मैं इस लेसन को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मैं नेक्स्ट लेसन में आपको ये पढ़ाऊँगी CIC। ओके, तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।